क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। अ बैटरी विद अ कांस्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 250 ओम्स। हमें सर्किट में 250 ओम्स का रेजिस्टर नजर भी आ रहा है, ठीक है। द करंट इन द रेजिस्टर इज 40 मिली एम्पियर। कह रहा है कि जो सर्किट है इसमें जो करंट आपके पास फ्लो कर रहा है वो है 40 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 40 मिली एम्पियर। ना और आगे चलते हैं। फॉर अ टाइम ऑफ 60 सेकेंड्स, कह रहा है टाइम आपको दे दिया है कि 60 सेकेंड्स तक जो है ये ट्रेवल कर रहा है इतना करंट। ड्यूरिंग दिस टाइम 6 जूल ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड। कह रहा है कि इस टाइम के दौरान 6 जूल ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड हो गई इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर। ओह अच्छा जी, तो ये इस रेजिस्टर इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर हमारे पास जो एनर्जी डिसिपेट हुई है वो है 6 जूल्स। अच्छा, आगे वो आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द एनर्जी सप्लाइड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टर ड्यूरिंग द 60 सेकेंड्स, ठीक है, एंड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। अच्छा बेटा, 40 मिली एम्पियर हमारे पास करंट है और हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो आर है और करंट है। हम वोल्टेज निकाल लेते हैं बहुत आराम से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई टाइम्स आर। करंट आपके पास है 40 एक्सपोनेंट माइनस 3 और आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो है 250 ओम्स। 250 ओम्स। तो यहाँ से हम (40 एक्सपोनेंट माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 250), तो यहाँ से मेरे पास जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 10 वोल्ट्स। तो मेरा बेटा यहाँ पे अगर 10 वोल्ट आपके पास इधर है और हमारे पास इसके अलावा जो है और कोई चीज़ नहीं दी हुई, ठीक है, इसको यार साइड पे कर, इस वोल्टेज को निकाल के हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज़ जो है वो है 6 जूल ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की आपके पास रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, एनर्जी आपके पास जो डिसिपेट हो रही है इन अ टाइम ऑफ 60 सेकेंड्स है और इतना करंट। ज़रा सीरीज सर्किट है, जो करंट यहाँ से है वो करंट आपके पास यहाँ से भी गुजर रहा होगा। तो मेरे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला रह जाता है, वो बराबर है पावर इज इक्वल्स टू, या पावर नहीं बल्कि एनर्जी का फॉर्मूला है। एनर्जी बराबर है वोल्टेज टाइम्स करंट टाइम्स टाइम, VIT, ठीक है। ये कहाँ से फॉर्मूला बना है हम देख लेते हैं। पावर बराबर है एनर्जी अपॉन टाइम के, तो एनर्जी बराबर हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के, और पावर बराबर होता है वोल्टेज टाइम्स करंट के टाइम्स टाइम। तो ये मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। तो इस सब को मिटा के मैं एक क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्टली लिख लेता हूँ। एनर्जी बराबर है वोल्टेज करंट और टाइम। नाउ मेरा बेटा आपके पास एनर्जी दी दी है 6 जूल, वोल्टेज आपके पास हमें निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, करंट आपके पास दे दिया है 40 मिली एम्पियर 40 एक्सपोनेंट माइनस 3 और टाइम हमारे पास दे दिया है 60 सेकेंड्स। तो वोल्टेज हमारे पास जो आ जाएगा इस सब को डिवाइड करके वो आ रहा है 2.5 वोल्ट्स। नाउ मेरा बेटा तो आपके पास 2.5 वोल्ट यहाँ पर इस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है और आपके पास 10 वोल्ट इस रेजिस्टर के अक्रॉस है। तो ईएमएफ क्या होगा इन दोनों का सम, यानी आपके पास ईएमएफ बराबर हो जाएगा 12.5। तो ईएमएफ हम लिख देते हैं 12.5 वोल्ट। अब यहाँ पे देखो तो मेरे पास बेटा एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 12.5, वो ये है हमारे पास डी। तो मैं ये तो पता चल गया कि इसका आंसर डी है, ठीक है। लेकिन हमें एनर्जी भी निकालनी है, एनर्जी सप्लाई टू द एक्सटर्नल रेजिस्टर। इस
एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी कितनी डिसिपेट हो रही है। तो हम वही फॉर्मूला लगाते हैं एनर्जी का जो ऊपर लगाया था, एनर्जी बराबर है वी आई और टी। वोल्टेज हमने निकाल लिया 10 वोल्ट्स, करंट हमारे पास है 40 एक्सपोनेंट -3 और टाइम हमारे पास है 60 सेकेंड्स। तो यहाँ से आंसर जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा 24 जूल्स। और आगे चलते हैं हम, विच कॉम्पोनेंट हैज़ अ वी आई ग्राफ शोन। तो बेटा आप लोग ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर आपके पास करंट वोल्टेज ग्राफ अगर ग्राफ जो है वो आपके पास वोल्टेज एक्सिस की तरफ बैंड होना शुरू हो जाए तो ये आपके पास फिलामेंट लैंप का ग्राफ होता है। फिलामेंट लैंप का ग्राफ हमेशा वोल्टेज एक्सिस की तरफ बैंड होता है। तो आपके पास ऑप्शन ए के अंदर फिलामेंट लैंप लिखा हुआ है, तो यही आंसर हो गया। डी के अंदर मेटालिक कंडक्टर, तो मेटालिक कंडक्टर का बेटा ग्राफ जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा, लाइक दिस, ठीक है। और एट अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ फिक्स रेजिस्टर, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ फिक्स रेजिस्टर वोल्टेज टाइम्स करंट आपके पास वही होगा। सेमीकंडक्टर डायोड का अलग होता है। तो ये हम सब थ्योरी में पढ़ चुके हैं, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। नाउ 33 पे आ जाते हैं। 33 के अंदर वो आपके पास क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि दो वायर्स हैं P एंड Q, दोनों की रेजिस्टेंस सेम है और वायर Q इज मेड ऑफ मटेरियल, यार ये बदतमीजी शुरू कर दी, वायर Q इज मेड ऑफ मटेरियल दैट हैज ट्वाइस द रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये आपके पास वायर Q की जो रेजिस्टिविटी है ट्वाइस है आपके पास वायर P के, ठीक है ना। तो पहली तो बदतमीजी यहाँ पर ये हो गई। दूसरा क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ Q इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ P। तो ये दूसरी हरकत इन्होंने ये की है कि डायमीटर Q का 2 टाइम्स है डायमीटर इसके, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास पहली बात क्या हो गई, हमारे पास पहली बात जो हुई वो हम लिख लेते हैं। पहली बात क्या इसने कही है, इसने पहली बात ये कही है कि आपके पास जो रेजिस्टिविटी है Q की वो बराबर है 2 टाइम्स रेजिस्टिविटी ऑफ P के। पहली बात तो इन्होंने ये कह दी। और दूसरी बात जो इन्होंने नीचे कही है वो ये की है कि डायमीटर ऑफ Q बराबर है 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ P के। ये दो इन्फॉर्मेशन से इन्होंने हमें दी हैं और हमसे पूछा क्या है इन्होंने, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वायर P टू द लेंथ ऑफ वायर Q। इसमें जो एक चीज़ है हमारे पास पकड़ने वाला पॉइंट वो ये है कि दोनों वायर्स की रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो मेरा बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो एक ही है और वो फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल्स टू रॉ L अपॉन A, ठीक है। तो चूंकि दोनों वायर्स की रेजिस्टेंस सेम है, इट मीन्स दोनों वायर्स की इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी, राइट हैंड साइड को हम कंपेयर करा देते हैं। तो राइट हैंड साइड तो हम इस तरह लिख लेते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ Q, लेंथ ऑफ Q अपॉन एरिया ऑफ Q बराबर है रेजिस्टिविटी ऑफ P टाइम्स लेंथ ऑफ P अपॉन एरिया ऑफ P। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, हमें जो निकालना है वो निकालना है लेंथ P टू द लेंथ Q, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर P टू द लेंथ ऑफ वायर Q। तो हमें इस LQ को इधर भेजना होगा, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन को दोबारा रीअरेंज करके लिखते हैं LP अपॉन LQ, ये आ गया, इज इक्वल्स टू, हमारे पास लेफ्ट साइड पे रेजिस्टिविटी ऑफ Q एज इट इज़ रहेगा और आपके पास एरिया ऑफ Q एज इट इज़ रहेगा टाइम्स एरिया ऑफ P, इसको इधर से ऊपर मिल जाएगा और आपके पास रेजिस्टिविटी ऑफ P इधर से मिल जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम वैल्यूज़ को प्लग इन करना शुरू कर देते हैं। उसने क्या कहा है, रेजिस्टिविटी ऑफ Q बराबर है 2 टाइम्स रेजिस्टिविटी ऑफ P के। तो यहाँ पे मैं उठा के 2 टाइम्स रेजिस्टिविटी ऑफ P पुट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास बेटा क्या हो गया, 2 टाइम्स रेजिस्टिविटी ऑफ P, ठीक है, अपॉन रेजिस्टिविटी ऑफ P एज इट इज आ गया, ठीक है। अच्छा, एरिया की जगह, एरिया मेरा बेटा हर उसमें बताना पड़ता है, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है,
पाई आर स्क्वायर, और रेडियस किसके बराबर होता है, डायमीटर अपॉन 2 के, तो पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी एरिया का फॉर्मूला गया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो मेरा बेटा अब यहाँ पर जो p है उसका तो हम पुट कर देते हैं पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, और ये डिवाइड का साइन आ गया, और उसके बाद q के लिए हमने क्या लिखना है, q का डायमीटर क्या है 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या चला जाएगा 2d का होल स्क्वायर, यानी 4d स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे भाई i टाइम्स 2d का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब मेरा बेटा आपको क्या से क्या कटता नजर आ रहा है, पहली चीज़ जो आप काट दें वो ये पाई बाय 4 और पाई बाय 4 को उड़ा दें। ठीक है, दूसरी चीज़ आप रेजिस्टिविटी ऑफ p और रेजिस्टिविटी ऑफ p को उड़ा दें। तीसरी चीज़ ये d स्क्वायर को, ये जो d स्क्वायर बनेगा ये भी कट जाएगा, तो आपके पास जो बनेगी चीज़ वो बनेगी 2/4 यानी 1/2। अब भाइयों और बहनों आंसर हमारे पास तैयार हो गया सी। नेक्स्ट है सवाल, और वो है 33। अ वोल्ट मीटर रीड्स 9 वोल्ट। अबे 9 के आगे इतने जीरो लगा दिए हैं कि पता नहीं 9000 वोल्ट लग रहा है। व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ठीक है, कह रहा है भाई जब जिंदगी आसान थी तो आपके पास 9 वोल्ट की आपके पास ये बैटरी सॉरी ये वोल्ट मीटर है जो कि रीड कर रहा है 9 वोल्ट। ठीक है, और आपके पास बाहर कोई आपके पास क्या नहीं है, बाहर आपके पास कोई भी और रेजिस्टर नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ऐसी सूरत में जब बैटरी आपके पास किसी वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट की जाती है तो आपके पास जो बैटरी है वो आपके पास टर्मिनल पीडी नहीं देती बल्कि ईएमएफ आपको देती है। ठीक है, ये आपके पास ईएमएफ है। रीजन आपके पास दो है। पहला रीजन तो आप इस तरह से समझ लो जो आप ओ लेवल्स के अंदर बोलते थे कि जी आपके पास जो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होती है, तो रेजिस्टेंस आपके पास जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो करंट आपके पास जीरो हो जाएगा। तो इस सर्किट में करंट जीरो हो गया। दूसरा आपके पास क्या है कि आपके पास ईएमएफ बराबर होता है या यूं कह लो कि तुम्हारे पास टर्मिनल पीडी बराबर है ईएमएफ माइनस आई आर के। जब तुम्हारे पास सर्किट में करंट की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है, तो ये पूरा फैक्टर आपके पास, ये पूरा फैक्टर जीरो हो गया। 0 टाइम्स आर गिव्स यू 0। तो हमारे पास टर्मिनल पीडी इज इक्वल टू द ईएमएफ। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके पास जो 9 वोल्ट आ रहा है ये ईएमएफ ऑफ द बैटरी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये आपके पास ईएमएफ ऑफ द बैटरी है 9 वोल्ट। आगे चलते हैं। व्हेन अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 11 ओम, कह रहा है 11 ओम का एक रेजिस्टर जब हमने कनेक्ट किया इन पैरेलल विद द बैटरी, द वोल्ट मीटर रीडिंग चेंजेस टू 8.8 वोल्ट। तो अब आपके पास ये जो वोल्टेज आए 8.8 वोल्ट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टर्मिनल पीडी V और T। टर्मिनल पीडी आपके पास 8.8 वोल्ट हो गया, ईएमएफ आपके पास 9 वोल्ट हो गया। अच्छा जी, पूछ क्या रहे हैं what is the internal resistance of the battery? कह रहा है बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम यूजुअली क्लास में भी स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, कह रहा है ये बता दो। अब मेरा बेटा आपके पास टर्मिनल पीडी हमारे पास चाहिए हमें, टर्मिनल पीडी हमारे पास है, हमें रेजिस्टेंस चाहिए। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो टर्मिनल पीडी बराबर है E माइनस आई आर।
ये हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ईएमएफ है, यस, ये 9 वोल्ट मैं यहाँ पुट कर दूंगा, टर्मिनल पीडी है 8 वोल्ट मैं इधर पुट कर दूंगा, आर मुझे कैलकुलेट करना है तो आर एज इट इज रहेगा। मेरे पास क्या चीज़ नहीं है, आई नहीं है, आई कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इस सर्किट को देखें तो ये आपके पास एक सीरीज सर्किट है, ऐसा ही है, एक सीरीज सर्किट है जिसमें 2 रेजिस्टर्स आपके पास सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है। लेकिन 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 इस तरफ जाने की जरूरत भी नहीं है मेरा बेटा। ये जो 8.8 वोल्ट है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8.8 वोल्ट, ठीक है। तो अब अगर तुम देखो तो इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है और वोल्टेज है, क्या करंट निकाल सकता हूँ जी? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। वोल्टेज कितना है 8.8, रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास 11, तो आपके पास जो करंट आ गया वो आ गया 0.8 एम्पियर्स। मेरा बेटा अब अगर मैं इसको 0.8 एम्पियर्स यहाँ पे लिख दूं और ये एक सीरीज सर्किट है जैसे मैंने आपको बताया, तो 0.8 एम्पियर पूरे इस सर्किट में गुजरेगा, ऐसा ही है। तो मेरे पास करंट आ गया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना होगा 0.8 एम्पियर। बस अब पुट द वैल्यू गेट द आंसर आ गया। आपके पास टर्मिनल पीडी कितना है 8.8 और आपके पास ईएमएफ कितना है 9 वोल्ट माइनस करंट कितना है 0.8 टाइम्स आर। इसको आप जब रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.250 ओम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बी आंसर आ गया। नाउ 35 ईच ऑफ किरचॉफ्स लॉ इज लिंक्ड टू द कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। Which conserved physical quantities are used in the derivation of Kirchhoff's first law and the Kirchhoff's second law? बेटा जब किरचॉफ फर्स्ट लॉ किरचॉफ सेकंड लॉ पढ़ा था तो सब मैंने आपसे बताया था कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो हमारे पास करंट से रिलेटेड है और उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी आप कहते हैं क्योंकि उसमें चार्जेस कंजर्व होते हैं। और किरचॉफ सेकंड लॉ आपके पास वोल्टेज से रिलेटेड है और वोल्टेज इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो सी इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। नाउ मेरा बेटा 36 आपके पास क्या कह रहा है, 3 बैटरीज एंड 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। कह रहा है 3 बैटरीज हैं और उनके साथ 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। अच्छा, अगर 3 बैटरीज हैं और उनके साथ 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो हम एक काम करते हैं, इन रेजिस्टर्स को लेबल कर लेते हैं। यानी इस रेजिस्टर का नाम भी R है, इस रेजिस्टर का नाम भी R है और इस रेजिस्टर का नाम भी R है। 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आर कनेक्टेड इन अ सर्किट PQR। द बैटरीज हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। बड़ा आसान है, जाहिर है इसके बाद तो वरना हमारी वाट लग जाती है। खैर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q? यार ये अब देखो ना, बदतमीजी शुरू हो गई। ये कह रहे हैं कि आपके पास इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस आप बता दें। अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर मैं यहां से चलूं, इस डायरेक्शन में चलूं, ठीक है, तो ये 6.3 वोल्ट जो बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल मैंने लेबल कर दिया इधर, ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। यहां से मैं चला पॉजिटिव से और ये आ गया 9.6 वोल्ट की बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इसका मतलब आपके पास सही बैटरी कनेक्ट हुई है। कैसे मेरा बेटा, देखो हम इस तरह से बैटरी लगाते हैं ना, ये जैसे ये, अबे यार आ जाओ भाई, हाँ, ये देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव टर्मिनल। तो ये आपके पास अगर लेट्स से 1.5 वोल्ट की है और ये 1.5 वोल्ट का है तो टोटल ईएमएफ आपके पास 3 वोल्ट हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये 2 बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। हर पॉजिटिव उसके नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो ये देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जाके इस बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये इस बैटरी का पॉजिटिव है, ये
6.3 वोल्ट वाली बैटरी के नेगेटिव से आ रहा है, फिलहाल फॉरगेट अबाउट बीच वाली बैटरी। ठीक है, तो आपके पास जो ईएमएफ हुआ वो तो ये हो गया। अच्छा, अब हम और आगे चलते हैं यहाँ पर, अबे यार, अच्छा यस, अब हम और आगे चलते हैं और हम यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव था और ये बैटरी का पॉजिटिव है। देखो 8.4 वाली बैटरी करंट को इस डायरेक्शन में ड्राइव कराएगी और ये 9.6 वाली बैटरी करंट को इस डायरेक्शन में कराएगी। तो इसका मतलब ये वाली बैटरी आपके पास गलत लगी हुई है। ठीक है, तो अब आपके पास नेट ईएमएफ यानी टोटल ईएमएफ अब आपके पास सर्किट में कितना हो गया? तो आपके पास है 9.6 वोल्ट्स प्लस 6.3 वोल्ट्स माइनस 8.4 वोल्ट्स। तो इनको जब आपने ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5 वोल्ट्स। ये कितना है? ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली जो बैटरी थी इसने कहानी खराब की हुई थी। ठीक है, अच्छा, तो ये अभी तक तो हमारे पास कहानी वो है। दूसरी चीज हमें यहाँ से ये पता चल जाता है कि देखो बेटा, ये उसने सवाल में कहा है ना कि 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स और नेट ईएमएफ कितना है? 7.5 वोल्ट्स। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, ये ईएमएफ जो है ये इक्वली डिवाइड होगा इन 3 के अंदर, क्योंकि तीनों रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता ये हूँ कि अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर लिखूं तो मुझे क्या पता चलेगा? 7.5 को 3 रेजिस्टर्स हैं तो 3 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 2.5 वोल्ट। हर रेजिस्टर के अक्रॉस 2.5 वोल्ट एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स के बेटा यहां वोल्टेज 2.5 वोल्ट होगा, यहां पे वोल्टेज 2.5 वोल्ट होगा और यहां पे भी 2.5 वोल्ट होगा। ये एक बात पता चली। अच्छा, अब आपके पास क्या रह जाता है? अब आपके पास रह जाता है कि देखो एक और चीज, मैं इसको दोनों मेथड से करके बताऊंगा। मैं इस मेथड से करके पहले आपको बता दूं कि मामला हल्का हल्का है। देखो मैंने आपसे कहा था जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो 0 वोल्ट होता है। ठीक है, अगर ये 0 वोल्ट है, ठीक है, तो 2.5 वोल्ट सारा का सारा इस रेजिस्टर पर ड्रॉप होगा, तब जाके नेगेटिव टर्मिनल को 0 वोल्ट मिलेगा। ये बात क्लियर है? देखो नेगेटिव टर्मिनल हमेशा 0 वोल्ट पोटेंशियल पे होता है। अगर ये तुम्हारे पास 0 वोल्ट पर है तो इसका मतलब 2.5 वोल्ट पीछे से आ रहा था, वो सारा का सारा ड्रॉप हो गया। इट मीन्स कि Q पर 2.5 था, यहाँ पे 2.5 पूरा का पूरा ड्रॉप हो गया और नेगेटिव टर्मिनल पे 0 वोल्ट मिला। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि Q के ऊपर जो पोटेंशियल था वो था 2.5 वोल्ट का। ठीक है, अब इसको देख लो मेरा बेटा, यहाँ पर प्लस 9.6 था। ठीक है, प्लस 9.6 था और इस पॉइंट पर यह हाई पोटेंशियल पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होगा? 9.6। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया? 9.6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो तुम्हारे पास 9.6 माइनस 2.5, तो आपके पास 7.1 वोल्ट। एक तो ये तरीका है आसान सा। ठीक है, दूसरा ये कि आप कहते हैं नहीं भाई सर ये बदतमीजी है, ये आपने क्या किया। तो मैं इस सर्किट को तोड़ता हूं, तोड़ता नहीं हूं, खोलता हूं। ठीक है, इस सर्किट को मैं कहां से बनाना शुरू कर रहा हूं? मैं रेजिस्टर R से बनाना शुरू कर रहा हूं। ये रेजिस्टर R है, यहां से मैं चल रहा हूं और आपके पास किस तरफ चलता हूं? एक काम करते हैं, P की तरफ चलते हैं। R से P, P से Q, Q से, ठीक है, R से P की तरफ जाना हो तो पहले मैं आपके पास नेगेटिव टर्मिनल और 8.4 वोल्ट बना दूँ। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास हो गया। ये यहाँ से हम चले इधर, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपके पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ गया। और ये कितना था? 8.4 वोल्ट।
और ये रेजिस्टर क्या है, आर, सॉरी ये पॉइंट है आर। उसके बाद आपके पास एक अदद रेजिस्टर था और इस रेजिस्टर का नाम क्या था, आर। आर के बाद हम और आगे चले थे तो आपके पास पॉइंट पी आ जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम मैं पी रख देता हूं, ठीक है। पी से हम जब आगे चल रहे थे तो नीचे देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और 9.6 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर आपके पास पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव, फिर आपके पास देखो एक अदद रेजिस्टर लगा हुआ है, ये आपके पास ये एक अदद रेजिस्टर लगा हुआ है आर, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, पॉइंट क्यू आ रहा है, इसको क्यू लिख देते हैं, ठीक है। क्यू के बाद एक रेजिस्टर है और 6.3 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो क्यू के बाद फिर एक रेजिस्टर है और फिर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये रेजिस्टर आर है। ये देखो भाई 6.3 वोल्ट है नेगेटिव टर्मिनल, ये मैंने गलत बना दिया, ये ठीक है। और ये कितना है, यहाँ पे वोल्टेज था 9.6 वोल्ट, यहाँ पे वोल्टेज था 6.3 वोल्ट और उसके बाद फिर हम वापस पॉइंट आर पर पहुँच गए। तो ये मेरा बेटा पॉइंट आपके पास आर आ गया, ठीक है। ये हमने सर्किट को खोल दिया ऐसे। अब पहला काम तो ये है कि हमारे पास ये दो बैटरीज, ये वाली और ये वाली सीरीज में लगी हुई हैं, तो इनका वोल्टेज सम हो जाएगा। और ये वाली आपके पास उलट डायरेक्शन में लगी हुई है, तो आपके पास जो ईएमएफ होगा वो आपके पास आ जाएगा 9.6 प्लस 6.3 और माइनस 8.4 और इसका आंसर कितना था 7.5 वोल्ट। 7.5 वोल्ट मेरा बेटा, अब ये बताओ 7.5 वोल्ट किस डायरेक्शन में चलेगा? क्या 8.4 वोल्ट पुश कराएगा? नहीं, 9.6। ये दोनों बैटरीज मिलके करंट को इस डायरेक्शन में पुश कराएंगी। तो करंट की हम डायरेक्शन लिख लेते हैं। करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन आपके पास ये होगी, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन, सही है। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद अब हमारे पास क्या रह गया है? हमारे पास रह गया है कि हम करंट निकाल लेते हैं। करंट निकालने के लिए I = V/R का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे V क्या है? EMF द बैटरी। R क्या है? आपके पास टोटल रेजिस्टेंस। तो आपके पास EMF कितना है? आपके पास 7.5, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितनी है? R प्लस R प्लस R। कितनी रेजिस्टेंस है? 1R, 2R और ये 3R। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3R। तो 7.5 को मेरा बेटा हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5/R। ये हमारे पास आ गया करंट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया करंट। अब आपके पास आ जाओ, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ बहुत शौक हो रहा था कि नहीं सर ज़रा लंबा तरीके से बताएं, तो हम उसी तरीके किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। अब अगर तुम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमें क्या निकालना है? वोल्टेज अक्रॉस पी क्यू, ठीक है। हमारा ट्रैवर्सिंग पाथ क्या होगा? हम इस डायरेक्शन में चलेंगे पी से क्यू की तरफ, ठीक है। हमारा ट्रैवर्सिंग पाथ आपके पास क्या है? ये हमारे पास ट्रैवर्सिंग पाथ है, ठीक है। और मेरा बेटा जरा करंट देखो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है,
ठीक है। अच्छा, मैंने आपको किरचॉफ्स लॉ में आपको बताया था कि आपने क्या देखना है हमेशा, बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इज इक्वल्स टू प्लस 9.6 वोल्ट्स। उसके बाद फिर आप इधर चले, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I टाइम्स R होगा, लेकिन आप जा रहे हैं टूवर्ड्स राइट और करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो तो आप क्या लिखते हैं, माइनस I इंटू R, ये लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास 9.6 माइनस I की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी निकाली थी, 2.5, ये यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे I की वैल्यू मैं उसी कलर से लिखता हूँ 2.5 अपॉन R, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R, जो ये ऊपर से हमने लिख के लगाया। अब मेरा बेटा क्या हो गया, R से R कैंसिल हो गया, 9.6 में से जब तुम 2.5 माइनस करोगे तो आपके पास 7.1 वोल्ट आएगा। तो देखो पहले भी हमारे पास 7.1 आ रहा था, अभी भी 7.1 आ रहे हैं, तो दोनों मेथड्स आपके सामने रख दिए। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। A cell E of EMF 2 वोल्ट। अच्छा, कह रहे हैं कि जो सेल है इसका EMF कितना है, 2 वोल्ट है। अच्छा, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस वायर 10 ओम का, ठीक है, और लेंथ 1 मीटर। मेरा बेटा कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 1 मीटर और इस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। तो मैं यहाँ पे इसको भी लेवल कर लेता हूँ कि भाई हमारे पास उसने क्या कहा, रेजिस्टेंस वायर की रेजिस्टेंस है 10 ओम्स और इस वायर की लेंथ है हमारे पास 1.0 मीटर। ये बात क्लियर है। नाउ और आगे चलते हैं। Z is a connection that may be made at any position along the resistance wire. ठीक है। A galvanometer is connected between Z and Q. ठीक है। अच्छा, a new source of EMF approximately 8 millivolt is connected between points P and Q. कह रहे हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में आपने एक नई सोर्स लगाई है जिसका EMF कितना है, 8 मिलीवोल्ट, इंतहाई स्मॉल बैटरी। ठीक है, ये आपके पास एक बैटरी हम लगा देते हैं और इसका वोल्टेज कितना है, इसका EMF कितना है, 8 मिली वोल्ट, बहुत ही कम वोल्टेज की बैटरी है। अच्छा है, द EMF of the new source is determined by changing the position Z until the reading on the galvanometer is 0. I hope ये बातें आप समझते होंगे, आपने इसका प्रैक्टिकल भी किया है और हमने इसकी थ्योरी में इसके क्वेश्चंस बहुत किए। Now, which change to the circuit allow much more precision? ये आपके पास बात आ गई। ये much more precision का मतलब क्या है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये precise value का मतलब क्या है। For the EMF of the new source to be obtained. मेरा बेटा देखो, तुम्हारे पास ये जो 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और 8 मिली वोल्ट हमने मेजर करना है और उसकी बैलेंस लेंथ Z के ऊपर हमने मालूम करनी है। लेट्स से, अब ये प्रिसाइज का मतलब समझाने के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि लेट्स से तुम्हारे पास, हम यूनिटरी मेथड से हमने बात की थी कि यूनिटरी मेथड से इस तरह के सवाल करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि 2 वोल्ट आपके पास बराबर है 1 मीटर के। ठीक है, ये जो 2 वोल्ट है ये पूरा पूरा 1 मीटर वायर के क्रॉस होगा। ठीक है, और 8 मिली वोल्ट 8 एक्सपोनेंट माइनस 3 वोल्ट आपके पास कितने के बराबर होगा, ये बैलेंस लेंथ कितने के ऊपर आएगी। तो आप क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और आपके पास ये बैलेंस लेंथ आपको मिल जाएगी और वो कितने में मिलेगी, 0.004 मीटर के ऊपर ये बैलेंस मिलेगी लेंथ। यानी कि अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब हुआ 4 मिलीमीटर, इंतहाई मामूली सी, आप जरा सा आगे चलेंगे और आपको बैलेंस लेंथ मिल जाएगी। दिस इज टू स्मॉल। ठीक है, अब ये आपके पास मसला है बहुत बुरी तरह कि ये बैलेंस लेंथ जो आपके पास आ रही है 4 मिलीमीटर, आपके पास स्केल पे यानी आपके पास 1 सेंटीमीटर भी नहीं आ रही, आपके पास 0.5 सेंटीमीटर भी नहीं आ रही, 0.5 से भी कम पे आ रही है। अब वो प्रिसिशन
चाह रहा है कि यार कम से कम इतना तो कि 5 सेंटीमीटर, अगर ये 100 सेंटीमीटर का वायर है तो 100 सेंटीमीटर अच्छी तरह समझ जाओगे, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35, 50, 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, इस लेंथ के ऊपर तो हमें बैलेंस लेंथ मिले। समझ में आ रही है बात? तो अब हमें क्या करना होगा, हमें ये जो वोल्टेज है, हमें ये वोल्टेज को ड्रॉप कराना होगा, यानी कि ये जो आपके पास रेजिस्टेंस वायर है इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है मुझे कम लाना होगा। ठीक है, यानी तुम्हारे पास अगर ये 8 मिली वोल्ट है तो यहाँ पे भी आपके पास कुछ मिली वोल्ट्स में वोल्टेज हो, ताकि ये बैलेंस लेंथ आपको अच्छी खासी मिल सके। ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज मुझे कम करना है। अभी कितना आ रहा है? 2 वोल्ट आ रहा है। तो मुझे हर हालत में एक अदद रेजिस्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने इस सर्किट में। लेट से मैं ये रेजिस्टर यहाँ पर लेकर आ गया। ठीक है, अब इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी? ठीक है, तो ये देखो, ये कह रहा है एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम इन सीरीज विद सेल ई। 0.1 ओम की रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है। ठीक है, अच्छा, एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम इन सीरीज विद ई। मैं इस ऑप्शन को ले लेता हूं। ठीक है, अब मेरा बेटा हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि हम पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला, और मैंने क्या कहा कि इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हमने अज्यूम की है कि ये 1000 ओम्स लगा के चेक करते हैं। ठीक है, 1000 ओम, मुझे वोल्टेज निकालना है कि अगर मैं 1000 ओम का रेजिस्टर लगा दूं तो मेरे पास इस वायर 1 मीटर वायर के अक्रॉस वोल्टेज कितना बचेगा ये। ठीक है, ये जाहिर है ये बड़ा शेयर ले लेगा और ये बहुत ही कम, क्योंकि ये 1000 है और ये 10 है। ठीक है, तो आपके पास इसको देखते हैं कि ये कितना आपके पास लेगा। ठीक है, तो मेरा बेटा वी आउट, पोटेंशियल डिवाइडर का हम फॉर्मूला लगाते हैं। वी आउट बराबर है, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना होता है उसको रेजिस्टर को ऊपर रखते हैं, यानी रेजिस्टेंस वायर की रेजिस्टेंस ऊपर रखी जो कि 10 ओम्स है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 10 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ ऑफ द बैटरी, और ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितनी है? 2 वोल्ट्स है। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 19.8 मिली वोल्ट अक्रॉस वायर, अक्रॉस रेजिस्टेंस वायर। मेरा बेटा अब 19.8 मिली वोल्ट आपके पास रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा होगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये 19.8 मिली वोल्ट लगाने से हमारे पास बैलेंस लेंथ कितने पर आती है, जिसके लिए हमने सारा काम किया। तो मेरा बेटा अब देखो, फिर हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं। 19.8 मिली वोल्ट बराबर है 1 मीटर वायर के ऊपर। ठीक है, तो 8 मिली वोल्ट की बैलेंस लेंथ कितने पे मिलेगी? जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 डिवाइड बाय 19.8, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 0.4 मीटर, यानी आपके पास 40 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास एक अच्छी लेंथ होगी कि भाई आपके पास अगर ये 100 सेंटीमीटर है, ये 50 है, तो तकरीबन ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। तो ये मतलब था मोर प्रिसाइज का कि भाई ज़रा अच्छी आपके पास वैल्यू नज़र आ जाए। तो आपके पास आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, आई होप कि काफ़ी डिटेल में बात हो गई और आपको समझ में भी आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, which statement about the alpha scattering experiment provides evidence for the existence of the nucleus? हाय हाय, अल्फा ने तो जान खा ली। A tiny proportion of alpha particles are deflected through large angles. Yes, ये बात सही है कि बहुत थोड़े से जो है वो आपके पास रिफ्लेक्ट कर गए थे। ठीक है, डिफ्लेक्ट कर गए थे, नॉट रिफ्लेक्ट। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या है? बी देख लेते हैं। स्लोअर अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स। ऐसी कोई स्टोरी नहीं थी उस एक्सपेरिमेंट में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स अनचेंज, ये भी कोई स्टोरी नहीं थी। द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिपेंड ऑन द थिकनेस, ये भी कोई स्टोरी नहीं थी। तो ए आपके पास आंसर है। 39 में वो आपके पास कहता है अ न्यूक्लियस एक्स अंडरगोज अ बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा पॉजिटिव डीके हो रहा है हमारे पास। ठीक है, नाउ the product are a nucleus Y and a proton number Z, a beta positive particle and another particle P. मेरा बेटा एक चीज याद रखना, देखो बीटा पॉजिटिव जो है
ये तुम्हारे पास एंटी पार्टिकल है, क्योंकि बीटा माइनस था। बीटा माइनस क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये तुम्हारे पास क्या है? बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव जो है ये एंटी पार्टिकल है, ठीक है। तो आपके पास बैलेंस करने के लिए यहां पे देयर मस्ट बी अ पार्टिकल, ठीक है। बस ये ट्रिक याद रखना, यहां पर पार्टिकल होना चाहिए, ठीक है। अब तुम नीचे ऑप्शंस देखो, क्या एंटी न्यूट्रिनो होना चाहिए या न्यूट्रिनो होना चाहिए? तो हमने बात करी वो पार्टिकल होना चाहिए, तो न्यूट्रिनो। तो सी या डी आपके पास ऑप्शंस पॉसिबल हैं, ए और बी तो कट गए, ठीक है। अच्छा, अब हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। पहले हम यहां पे लिख लेते हैं ए और जेड, ठीक है। बीटा डी के अंदर आपके पास क्या होता है? 0 और +1। मेरा बेटा अगर इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो ये z शुड बी -1, ठीक है, ताकि -1 + 1 दैट गिव्स यू 0, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो तुम्हारे पास आंसर क्या हुआ? z -1 का है, सी में है, तो आपके पास सी आंसर हो गया। आसान सा सवाल था। नाउ नेक्स्ट और आखिरी सवाल है, अ पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 अप क्वार्क्स। ये जो अप क्वार्क्स हैं, ठीक है, इसका चार्ज कितना होता है अप क्वार्क का? +2/3e। और चार्म क्वार्क का भी जो आपके पास चार्ज होता है वो 2/3e होता है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। हमारे पास डेटा देखो कितने हैं, 2 अप हैं और 1 चार्म क्वार्क है। तो 2 × 2/3e + 2/3e, तो ये हो गया 4/3e + 2/3e, तो ये हो गया 6/3e यानी 2e। तो 2e से हमारे पास डी आंसर हुआ। यहाँ पे हमारे पास नवंबर 2022 सीरीज का पेपर 1 वेरिएंट 3, वेरिएंट 1 भी कर लिया, 1 2 भी कर लिया और ये 1 3 भी आज खत्म हुआ।